जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट मॉडल पेपर है जो कि एक अलग ही लेवल का है ये मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन है, पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिया हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी लिया हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायिक परिवर्ध का कार्य नहीं करता। कायिक परिवर्ध पहले समझिए कि जो कायिक यानी कोई भी चीज़ हो, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, उसके शरीर से अलग हो, शरीर का ही भाग ही भाग को क्या कहते हैं? कायिक। जैसे ब्रायोफिल्म में पत्तियों में क्या आ गया? पत्तियों में ऐसे बड निकल आती है और ये टूट करके क्या हो जाती है? नए पादप टूट के जब मिट्टी में गिर जाती है तो नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो ये कायिक भाग है। ब्रायोफिल्म के किनारे जो खंड होते हैं साइड में, वो उसके कायिक भाग हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कायिक परिवर्ध की तरह कार्य नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं पूछा है। ये आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो हमें निगेटिव वाला ढूंढना है। तो ये कायिक परिवर्धन डी हम देखते हैं, डी पहले। तो ब्रायोफिल्म जो है, तो ब्रायोफिल्म हमारा क्या, उसमें क्या होता है? जब आप लोग उसे कॉपी के अंदर भी रख लेते हो, किताब के अंदर भी, तब भी देखते हो आप बडिंग मुकुल हो जाती है। और ऐसे अगर वो पादप पे लगी रहती है तो उसका जो पत्ती में मुकुल निकल करके वो मिट्टी में गिर जाती है और मिट्टी में गिर के नया पादप बना लेती है। तो वो कायिक का खंड हो गया वो। तो मतलब ये नहीं पूछा है तो ये तो है। तो ये जो नहीं है उसे मुझे ढूंढना है। तो ये तो है सीधा। और अदरक प्रकंद, अदरक एक प्रकार का प्रकंद है, उसका खंड, वो भी एक मुकुल बडिंग की ही तरह होता है। ठीक है, तो ये भी उसका खंड हो जाएगा। आँख के साथ आलू का ट्यूबर, जो आलू में बीच बीच में गड्ढा देखते हो ना, गड्ढा थोड़ा थोड़ा गहरा होता है, वो आलू का आँख ही कहते हैं, अखुआ, वहीं से अखुआ निकलता है आलू। तो वो भी उसका क्या हो गया? कायिक भाग, यानी शरीर वाले भाग से। तो ये तीनों हमारा कायिक भाग हो गया, जो कि हमारा आंसर में नहीं रहेगा। कायिक भाग कौन सा नहीं है हमारा? बचा क्या? गन्ने का मध्य भाग, गन्ने का जो बीच वाला भाग होता है, जो मतलब जहाँ से गन्ने का काट करके, जैसे ये गन्ना है, बीच में ऐसे निकला रहता है। तो ऐसे जब निकला रहेगा तो हम यहाँ से काटते हैं और इसे बो देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। तो काट के दबा देते हैं, हमें उसे रोपना पड़ता है, मतलब जैसे गुलाब लगाते हैं, ठीक है, कलम की तरह लगाना पड़ता है उसे। तो ये हमारा कायिक भाग नहीं है। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समयुग्मकी का उदाहरण है? समयुग्म यानी समान युग्मक, जनक से कुछ ना कुछ लेकर आए हों, और वो भी जनक से जो चीज़ लेकर आए वो जनक के हूबहू हो, यानी पेरेंट के हूबहू हो। देखो, मानव होता है जो जनक से, तो सारी चीज़ें तो मिलती जुलती हैं, लेकिन चाहे कलर हो जाए, चाहे आंखों का कलर, चाहे बालों का कलर, कुछ ना कुछ मिक्स हो जाए, गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। मक्का में भी क्या होता है? देखिए, जब कोई मतलब जनन होती है, चाहे वो अलैंगिक जनन का भाग हो चाहे लैंगिक जनन का भाग हो, अगर कहीं वो उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है उसके जीन में, तो वो समयुग्मकी नहीं हो पाएगा। केचुआ, ठीक है, केचुआ भले उभयलिंगी है, तो भले ये उभयलिंगी है, दो लिंगी होते हैं, लेकिन ये एक समय में एक ही बन सकते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल। इनको एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इनमें क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जनक थे वैसे संततियाँ नहीं। क्या पता केचुए के कलर में हल्का फुल्का चेंजिंग हो जाए, कुछ ना कुछ चेंजिंग उनके जीन में परिवर्तन हो जाए। कैलिडोफोरा एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है, जो कि वो हूबहू क्या, मतलब पेरेंट्स की तरह ये रहता है। तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी हमारा गलत हो जाएगा। कैलिडोफोरा अगर पूछा जाए तो एक प्रकार का शैवाल ही है। वह पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, क्या होते हैं? पुंकेसर और पुमंग। वही पुंकेसर पुमंग, एक ही। पुंकेसर पुमंग का भाग है और स्त्री केसर जायंग का भाग है। तो वह पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, भैया ना एक लिंगी तो होगा नहीं, अलिंगी होगा नहीं, द्विलिंगी। भी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? नर युग्मक एक गुणित होता है, यन होता है, मादा यन होता है, युग्मनस n+n बनता है, तो क्या बनता है? 2n बनता है। 2n डाइप्लॉइड को द्विगुणित कहते हैं, द्विगुणित। अंडकोशिका वो भी तो सिंगल यन है, ठीक है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, मानव का जनकीय काय है? जब जन्म के बाद उसका शरीर होता है, ठीक है, शरीर बोल रहा है, शरीर। तो वो शरीर क्या है? जन्म के बाद जो शरीर है, आगुणित है? नहीं भैया। त्रिगुणित है? नहीं, द्विगुणित है। n+n मिला था तभी तो जायगोट बना था।
युग्मनज बना था, युग्मनज बन के तभी तो भ्रूण बना था, और भ्रूण से भ्रूण परिपक्व होकर के सारी चीज़ें ये बन करके इसका पूरा हर एक ऑर्गन में मतलब न्यूट्रिशन ले करके तभी तो ये जन्म हुआ, और जन्म हुआ तभी तो एक प्रकार का जनक काय बना, शरीर बना। तो क्या हड्डी गुड़ित है, बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, भाई गुड़ित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अंडक परजक जीव नहीं है? अंडक परजक, देखो सांप अंडे देता है, हाँ नहीं है वो देखा है। अब जो अंडे देता है उसे काट देते हैं। कौवा अंडे देता है, शुतुरमुर्ग अंडे देता है, बच्चा क्या कंगारू अंडा नहीं देता है। सी फॉर चेन्नई राइट आंसर हमारा। आवृत बीजियों में, ठीक है, आवृत बीजी, देखो आवृत बीजी वो होता है जिसमें बीज चोल हो, ठीक है, बीज चोल होता है, बीज चोल होता है। आगे आप आवृत बीजी का ज़्यादा पढ़ोगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्या पूछा, आवृत बीजियों में युग्मनज का निर्माण किसके अंदर होता है? भैया परागकोश, तो उसमें युग्मनज तो बनेगा नहीं। युग्मनज भाई जब मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों मिल करके दोनों का संयलन होगा मेल और फीमेल वाले भाग का, तब वो उसमें क्या बनेगा? युग्मनज। और युग्मनज बनेगा, युग्मनज ये परागकोश ये मेल वाला हो गया, वर्तिका फीमेल वाला हो गया, तो ये भी कट जाएगा। पराग नली में, ठीक है, वो ये एक प्रकार का रास्ता प्रोवाइड करता है। अंडाशय में ही होता है युग्मनज का निर्माण, ठीक है, अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में परिपक्व होकर फल में बदल जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन संपन्न होता है? आम में, देखो आम तो एक प्रकार का तो वो तो क्या कहेंगे उसे, हाँ फ्लावर से जनन होता है, ठीक है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मधुमक्खी में ये इनमें भी निषेचन होता है, और निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है जो नर मधुमक्खी होता है करता है। मेंढक नर और मादा ये तो संयुग्मन से ही होता है, लेकिन क्या होता है इनमें बाहर की ओर निषेचन बाहर। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये छोटे बच्चे होते हैं जब, तो ये मछली की तरह होते हैं, इनकी पूंछ मछली की तरह, यानी ये टेडपोल होते हैं, पहले टेडपोल होते हैं, बाह्य निषेचन के फलस्वरूप ये बनते हैं। वैसे फल जो बिना निषेचक के विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं? वास्तविक फल होगा नहीं, आभासी फल, अनिषेचक फल। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर। शुष्क फल होगा नहीं, शुष्क फल हमारा नहीं होगा, आभासी फल नहीं होगा, वास्तविक फल होगा नहीं। अनिषेक फल या अनिषेचक फल दोनों, या फिर अनिषेक जनित फल, बहुत सारे नाम होंगे इसके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वैसे जंतु जिनके युग्मनज मादा के शरीर के अंदर विकसित होते हैं कहलाते हैं। भाई मादा के शरीर के अंदर विकसित कहलाएंगे तो अंडक तो होंगे नहीं, अंडा तो बाहर सेते हैं, हाँ, और ये प्लस बी तो होगा नहीं। जब अंडक ये कट गया तो ये प्लस बी कहाँ से कटे, कहाँ आ जाएगा? तो ए प्लस बी, इनमें से कोई नहीं। कैसे? अभी एक सजीव प्रजाति है, सजीव परजक, इनमें आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन इन्हीं में होता है, सजीव पर, जैसे हम लोगों में होगा। ह्यूमंस, मेमेलियंस कर दो सीधा, ह्यूमंस एक पर्टिकुलर हो जाएगा। अगर आप मेमेलियंस कर देते हो तो जितने मेमेलियंस स्तनधारी हैं सब उसमें आ जाएंगे। जनन की कौन सी विधि अत्यधिक उपयुक्त है और क्यों? रीजन बताइए। कौन सी विधि पहले पूछा गया अधिक उपयुक्त है? तो जनन की भैया सीधा जब आ जाए बात, तो जनन की सबसे पहले आपको मानना है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों का संयुग्मन होता है वही जनन की विधि सबसे बढ़िया उपयुक्त होती है। तो वो विधि क्या हो जाएगी? लैंगिक जनन। और क्यों? क्योंकि इससे नई प्रजातियों के उत्पन्न होने की संभावनाएं, विविधताएं होती हैं और नई प्रजातियों को उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं जो हमारी जो विविधता के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो जनन की लैंगिक विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस विधि के द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, किंतु समान संतति उत्पन्न करता है किंतु संतति भिन्न पाई जाती है थोड़ा। जैसे हमारे माता पिता से हम समान ही हैं, देखने में हाथ दो पैर दो कान, ठीक है, लेकिन हूबहू नहीं की तरह थोड़ी ना, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है हमारे अंदर। कलर में आंखों का कलर, बालों का कलर, कुछ ना कुछ होगा, विविधताएं पाई जाती हैं जो अनुकूलन के लिए आवश्यक होती हैं।
जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य? भाई अपनी जात की निरंतरता बनाने के लिए वो संतति उत्पन्न करते हैं, सीधी बात, ठीक है। जनन अपने समान संतति उत्पन्न करने की विधि है जो जीवों की प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने के योग बनाता है। इसी कारण जनन अनिवार्य है, नहीं तो क्या फायदा जनन करना। क्लोन किसे कहते हैं? कॉपी बनाना, कॉपी बनाना। और ऐसे जीव जो कॉपी बनाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें जो आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से अपनी जनक के समान, अपने पेरेंट्स के समान ही होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। जैसे एक अमीबा क्या हो गया? द्विखंडन होकर दो हो गया, तो ये अपनी जनक के समान ही होंगे, सेम टू सेम। कायिक परिवर्तन क्या है भाई? कायिक माने शरीर से कोई चीज अगर कट के टूट जाए और वो भी एक नए अपना नया निर्माण कर ले, वही क्या हो गया? कायिक परिवर्तन। पादपों में पादप का है, जो पादप का शरीर होता है कि भाग से, जैसे जड़ से निकल आया, तना से निकल आया, पत्ती से निकल आया, नई संतति क्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, या फिर उत्पन्न होने में सक्षम होते हैं। जो संतति उत्पन्न करने की इस विधि को क्या कहते हैं भैया? कायिक परिवर्तन। पादप है, अब कोई भी भाग है, अब मान लीजिए ब्रायोफिलम है, ठीक है, जैसे अजूबा, अजूबा का जो पत्ता है, पत्ता से ये, इसमें पत्ते में कायिक परिवर्तन करने की क्षमता है। तो पत्ते से बड़ होगा और बड़ टूट करके यहाँ जमीन पे गिरेगा और नई भाग क्या विकसित हो जाएंगे, नई पादप। तो इस विधि को क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन। हाँ, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन वह जनन जिसके अंतर्गत एक सदृश जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। भाई ध्यान से देखिए, जिसके अंतर्गत एक सदृश जीव, या फिर सदृश जीव कह सकते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं विपरीत लिंग, मेल और फीमेल वाले जीवों द्वारा मेल से नर युग्मक तथा फीमेल से मादा युग्मक का निर्माण होगा, एवं नर तथा मादा युग्मक निर्माण होगा। पहले युग्मक, ठीक है, देखो युग्मक बोला हूं, युग्मक, ये नर के शरीर में नर का युग्मक निर्माण होगा, मादा के शरीर में मादा युग्मक निर्माण होगा, तो याद रखिएगा। अब इसी युग्मक के, ठीक है, और ये सिंगलियन यन होते हैं, ठीक है, आगुणित होते हैं दोनों। अब इसी जब ये संयलन हो जाता है रिप्रोडक्शन के दौरान, जब ये संयलन होगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, इजोकुलेशन होगा, इजोकुलेशन के दौरान, ठीक है, जब ओवा से क्या स्पर्म मिलेगा, तो उस समय n+n बनेगा। क्या बनेगा भैया? 2n। और 2n को क्या कहते हैं हम? युग्मनज, जाइगोट। क्या? युग्मनज, यहां लिख देते हैं 2n युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज क्या होता है? मेल और फीमेल के संयलन से बनता है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है, वह जनन जिसके अंतर्गत एक सदृश जीव, या फिर कह सकते हैं एक विपरीत लिंग वाले जीव, भिन्न भिन्न जीव द्वारा नर से नर युग्मक निर्माण होगा, मादा से मादा युग्मक, और फिर दोनों का संयलन होगा। उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। उसी को जाइगोट कहते हैं। और इसी निर्माण होता, इसी को क्या कहते हैं हम? लास्ट में क्या कह देते हैं? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। निषेचन के पश्च घटनाएं क्या हैं? निषेचन के बाद वे घटनाएं जो निषेचन के पश्चात यानी बाद घटित होती हैं, उसे निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात युग्मनज, भाई निषेचन होगा तो n+n दोनों जाकर के क्या मिलेंगे? 2n बनेंगे, यानी युग्मनज ही बनेगा, युग्मनज ही बनेगा। तो ये युग्मनज किस निषेचन की पूर्व की घटना नहीं है, निषेचन की पश्च की घटना है, याद रखिएगा। निषेचन पश्च घटनाओं के दौरान युग्मनज में विभाजन, अब युग्मनज बना, अब युग्मनज में क्या होता है? इसमें कुछ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, एवं विभेदन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। विभेदन क्यों होता है? क्योंकि भ्रूण का निर्माण होना है। भ्रूण का निर्माण होना इसलिए जरूरी है, क्या जरूरी है? विभाजन। क्वेश्चन है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किस विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है? अब ध्यान दो, किस विभाजन द्वारा? जो ये होता है मियोसिस, युग्मक जब बनेगा,
युग्मक लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, अगुणित ही होते हैं। ये अगुणित बनता कहाँ से? ये अगुणित होता है मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो किस विभाजन द्वारा? हम लोगों में अर्धसूत्री विभाजन ही होती है। याद रखिए, जो हमारी ठीक है युग्मक बनती है वो किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। युग्मक बन करके दो युग्मक मिलते हैं, फिर क्या बनता है? युग्मनज बन जाता है। तो जैसे मेल का है, तो मेल का जो युग्मक बनना है वो किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मेयोसिस द्वारा। और मेयोसिस द्वारा वो जब बना है, ठीक है, फीमेल वाला भी ऐसे बनता है। अब दोनों बनने के बाद क्या बनते हैं? जब निषेचन होता है तो युग्मक से युग्मनज बन जाते हैं। याद रखिए, युग्मक अलग अलग शरीर में अलग अलग होते हैं। याद रखिए, अलग अलग शरीर कह रहे हैं, जैसे मेल के शरीर में मेल युग्मक और फीमेल के शरीर में फीमेल युग्मक, ये उन्हीं के शरीर में बनता है स्वयं सेल्फ। लेकिन युग्मनज जो होता है निषेचन होने के बाद ये फीमेल के शरीर में बनता है। लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। कायिक परिवर्ध क्या है? कायिक परिवर्ध किसे कहते हैं? उदाहरण दे, वही चीज वेजिटेटिव पादप का, एक मिनट रुकिए। हाँ, कायिक परिवर्तन, ठीक है। पादप काय की वह सभी संरचनाएं जो संतति को उत्पन्न करने में समर्थ। पादप काय यानी पादप का शरीर जो होता है, वो शरीर की जितनी संरचनाएं होती हैं, चाहे पत्ती वाला भाग हो, चाहे तना वाला भाग हो, चाहे शाखा वाला भाग हो, जिसके वजह से मतलब मुकुल हो सकता है, बडिंग हो सकती है, तो अगर उनमें ये समर्थ है तो वो कायिक परिवर्धन कहलाती है। याद रखिए, तो पादप शरीर है वही संरचनाएं जो संतति उत्पन्न करने के योग्य रखती हूँ। जैसे पत्ती हो गई, ब्रायोफिल्म का पत्ती, जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया हूँ, ब्रायोफिल्म की पत्ती हो गई, तो वो पत्ती क्या हो गई? पत्ती उसमें समर्थ है, क्षमता है अपने समान एक नए पादप उत्पन्न करने के लिए, इसीलिए तो वो बुकल कर रही हैं, बडिंग कर रही हैं, और वो गिर जाती है मिट्टी में और वो एक नई पादप के रूप में विकसित हो जाती। तो वही कहा कि पादप काय की वे सभी संरचनाएं जो नई संतति उत्पन्न करने का सक्षम रखती हैं या सामर्थ होती हैं, कायिक परिवर्धन कहलाती हैं। उदाहरण ऊपरी भू अस्तारी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब इत्यादि। अंडपरजक जीव अत्यधिक अंडे क्यों उत्पन्न? देखो भाई, अत्यधिक अंडे उत्पन्न करने का तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन हो सकती है। अब देखो कैसे, ज़्यादा अंडे उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ा क्या उनको सुरक्षा रहेगी, क्योंकि वातावरण से उनको बचाव मिलेगा। मृत्यु के खतरे जो होती हैं, ठीक है, हमारे जैसे अंडपरजक जीव बाहर अंडे देते हैं, क्योंकि बाहर कैसा इन्वायरमेंट है कुछ पता नहीं, गर्म भी हो सकता है, ठंड भी हो सकता है। जैसे कोई पंछी है, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, ठंडी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है, गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म पड़ती है। तो क्या पता उस ठंड या गर्म की वजह से उनका वो जो अंडा है, ठीक है, वो अंडा ना ढंग से, क्या कहते हैं उसे, ना ढंग से उससे सेप पाए, ठीक है, या फिर ज़्यादा ठंडी की वजह से ना कर पाएँ, या फिर ज़्यादा बरसात की वजह से, ठीक है, इसीलिए उनको ज़्यादा अंडे देने पड़ते हैं। और ज़्यादा अंडे क्यों उत्पन्न करते हैं, उसके पीछे और रीजन है। अंडपरजक जीव बाहर अंडे देते हैं एवं संपूर्ण भ्रूण बाहर यानी विकास बाह्य वातावरण में संपन्न होता है। जिसमें बाहरी वातावरण में ठंड गर्म सारी चीज़ें होती हैं, जिससे उनकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ी रहती है। तो संतति की सुरक्षा और जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो अंडे देने वाले जीव हैं वो अत्यधिक अंडे देते हैं, कि देखो एक मर जाएगा तो दूसरा काम चल जाएगा, तो 4 अंडे दे देते हैं। एक दो अगर अंडा फूट गया या मर गया, ठीक है, तो क्या हो गया, दो अंडे तो हैं। बाह्य निषेचन क्या? उदाहरण के साथ
और व्याख्या करो। यदि निषेचन जीव के शरीर के बाहर घटित होता है भैया, जैसे मेंढक में होता है, वो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और जीव ले लो आपका मेंढक, जो कि टेडपोल के रूप में होता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन की कौन सी परावस्थाएं, कौन सी यानी कौन कौन सी परावस्थाएं हैं, यहाँ पे 2 बार कौन सी होनी चाहिए। संक्षेप में लिखे, संक्षेप में थोड़ा कर दीजिए और ये समझ जाओगे आप, तो आप बहुत चीज खुद से बना के लिख सकते हो। तो लैंगिक जनन ये दीर्घ में भी आ जाएगा ना, तो आप इससे अगर ये चीज मैटर समझ गए हो तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर ले जाओगे। लैंगिक जनन करने वाले जीव के जीवन की 3 परावस्थाओं में बांटा गया है। पहला किशोर परावस्था, जनन परावस्था, प्रौढ़। किशोर परावस्था जो होती है, यहाँ से इनका, इस परावस्था से इनका यानी यौनारंभ शुरू हो जाता है। यौनारंभ, ठीक है, चेंजमेंट, ये सारी चीजें। जनन परावस्था, इसमें जनन करने योग होते हैं, जनन करने योग हो जाते हैं। प्रौढ़ परावस्था, इसमें इनका मृत्यु वाली परावस्था कही जाती है। शॉर्ट में बता दिया सारी चीजें, क्योंकि इसमें सारी चीजें, इनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सारी चीजें सब क्या बहुत लो हो जाती हैं। तो किशोर परावस्था किसी जीव के जन्म से लेकर प्रजनन की क्रिया के प्रारंभ होने तक के समय, ये प्रजनन की क्रिया वही जो मैं कह रहा हूँ यौनारंभ, ठीक है, उस समय वो कौन सा परावस्था कहलाता है, किशोर परावस्था। जैसे मेल्स में 10, फीमेल्स में 10 से 12 और मेल्स में 14 से 16, यहाँ से इनमें ये यहाँ तक शुरू हो जाती है। पौधों में इसे कायिक परावस्था भी कहते हैं। पौधों में इसे कौन सी परावस्था कहेंगे, कायिक परावस्था कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किशोर परावस्था किसी जीव के जन्म से लेकर प्रजनन क्रिया प्रारंभ हो, ठीक है, होने तक का समय, उसके आगे नहीं हमें जाना है, होने तक का समय के समय को क्या कहते हैं, किशोर परावस्था कहते हैं। और पौधों में इसे कायिक परावस्था भी कहा जाता है, क्योंकि उनके शरीर से ही मतलब ये कोई ना कोई भाग निकलता है। जनन परावस्था, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की इस परावस्था में कुछ आकारिकी परिवर्तन होते हैं, दाढ़ी मूंछ आना, और जैसे स्त्रियों में स्तनों का विकास, और मेल्स फीमेल्स सब में, ठीक है, मेल्स में आवाज़ का भारीपन होना, फीमेल्स में आवाज़ का पतला होना, और द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें जनन परावस्था में आती हैं। आकार की परिवर्तन, आकार, शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाएंगे जो जनन के लिए आवश्यक है। आकार में परिवर्तन नहीं होंगे तो जनन के लिए आवश्यक कहाँ हो पाएंगे, ठीक है। इस परावस्था में जीव जनन की सक्रिय परावस्था में प्रवेश करता है, एकदम एक्टिव परावस्था होती है, जो कि होता है 18+ 25 के बीच, 30 के बीच, ये बहुत एक्टिव परावस्था होती है, एवं संतति उत्पन्न करना प्रारंभ करता है। प्रौढ़ परावस्था, जनन परावस्था के अंत के साथ, जब जनन परावस्था अंत हो जाती है, ठीक है, उसके साथ इस परावस्था का प्रारंभ हो जाता है। इस परावस्था में शरीर में मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है वो क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। इस परावस्था का अंत जीव की मृत्यु के साथ हो जाता है। इसके बाद जीव की मृत्यु ही हो जाएगी, तो इसके बाद मृत्यु के शैया पे पहुंचना ही है उसे, जीव को। तो 3 परावस्थाएं मुख्यतः बांटी गई हैं। क्वेश्चन है, वो सेकंड लास्ट था ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निषेचन पूर्व घटनाएं, द्विखंडन, चलो ठीक है। निषेचन पूर्व घटनाएं, जो निषेचन से पहले घटनाएं होती हैं, यानी मादा और नर के युग्मकों का संयलन से पहले जो घटनाएं, भाई पहले घटनाएं क्या, मियोसिस होना, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं नर एवं मादा के युग्मकों के मिलने से पहले, संयलन से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। यानी मिलना नहीं चाहिए, उससे पहले जो घटनाएं हो रही हैं उसे निषेचन पूर्व का घटना है। तो इसे 2 भागों में बांटा है, ठीक है, युग्मक निर्माण एवं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण जो हमारा बनता है, यानी युग्मक निर्माण देख लेते हैं। युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं।
युग्मक जनन युग्मक के बनने की प्रक्रिया। युग्मक बनता है मेल में मेल युग्मक, फीमेल में फीमेल युग्मक। युग्मक जनन में नर एवं मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया सम्मिलित है। युग्मक जनन जो होता है, नर और मादा का जो युग्मक बनता है, उस प्रक्रिया, वही प्रक्रिया सम्मिलित की गई है। युग्मक हमेशा क्या होती हैं, जो मैमेलियंस की होती हैं, आगुणित संरचनाएं होती हैं, जो अर्धसूत्री में अवशिष्ट के पश्चात बनते हैं। नर एवं मादा युग्मक के निर्माण एक जीव के अंदर अथवा विपरीत लिंग वाले दो जीवों के अंदर होता है। एक जीव के अंदर होगा या विपरीत लिंग वाले दो जीवों के अंदर होगा, तो ये युग्मक बनता है। और युग्मक स्थानांतरण क्या हो गया? युग्मक स्थानांतरण युग्मकों के निर्माण के स्थान, उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जो निर्माण के स्थान से, मान लीजिए यहाँ पे युग्मक बना, और यहाँ से यहाँ तक वो ट्रैवल किया, तो उसे क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण। सामान्यतः नर युग्मक चलायमान होता है। नर युग्मक होता है वो क्या होता है? चलायमान होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या होता है? वो ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि हर जगह नर युग्मक ही चलायमान ही होता है। जैसे कि पादप में हो गया, पादप में नर युग्मक में क्या चलाएगा? क्या आपका गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी जिसे कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं? परागकण, परागकण। तो परागकण ये चलायमान है। देखिए हवा द्वारा, जीवों द्वारा ये पहुंच जाएगा कहाँ? मादा युग्मक में। फिर निषेचन, मतलब वो निषेचन हो जाएगा, फिर युग्मनज बन जाएगा। वही चीज़ है। तो चलायमान है एवं मादा चलायमान नहीं। क्या? मादा युग्मक स्थिर यानी चलायमान नहीं। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि नर युग्मक मादा के स्थान पर पहुंचे। जो मादा युग्मक के स्थान पर पहुंचे, मादा युग्मक के स्थान पर कोई ना कोई जरूरी जरिया चाहिए ना। तो जैसे पौधों में एक पुष्प से निर्मित परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक विभिन्न माध्यम से पहुंचते हैं। यह जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, या फिर जंतु भी हो सकते हैं। पौधों में होने वाले इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं, और जीवों में होने वाले इस प्रक्रिया को भैया निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला क्या पूछा था? निषेचन पूर्व घटना है, और फिर दिखंडन। दिखंडन वही समझ लो जैसे अमीबा में हो गया, क्लोन जैसे क्लोन। तो दिखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसके द्वारा जनक कोश का समसूत्रीकरण, वो भी अर्धसमसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करते हैं। जैसे क्या है? ये टूट करके क्या दो प्रकार के दो अर्धसमसूत्री बन गए, लेकिन ये सेम टू सेम जो भी इनमें प्लास्टिड था वो इसमें प्लास्टिड आया, यानी डीएनए जो इनका सारी चीज़ें सेम टू सेम, ये जनक से एकदम समान है, भिन्न नहीं है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स भाग लेता है उसमें। इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव आनुवंशिक रूप से एवं आकारिक रूप से अपने अपने जनक के समान ही रहेंगे। उदाहरण अमीबा दिखंडन विधि के द्वारा जनन करता है। जैसे आप देख सकते हैं अमीबा, ये हमारा अमीबा है, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर दें इसे। देखिए अमीबा, ये क्या हुआ? ये केंद्रक, ये तो एकदम संपूर्ण अमीबा। अब ये विभाजन करने के लिए तैयार है, ये वाला, ये अमीबा विभाजन करने के लिए तैयार है। ये परावस्था ये विभाजन की अवस्था में आ गई। अब ये दो समान टूटने वाली अवस्था में आ गई कि अब ये टूट जाएगी। अब ये टूट करके दो संतति कोशिका बन गई। अब संतति कोशिका सेम टू सेम ये अपने जनक के समान ही रहेगी। जैसे ये जनक है वैसे ये रहेगी। आनुवंशिक रूप से हर एक चीज़ इनमें समान रहेगा। अमीबा में दिखंडन सेम टू सेम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। जो भी समस्या होगी समस्या को समाधान होगा, लेकिन पढ़िए थोड़ा अच्छे से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू। फिर मिलेंगे।